गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट प्रैक्टिस सेक्शन 3 लेकर आई हूँ। आप लोग मेरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे बिल्कुल एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप लोग मैं जब डेली 5 बजे एक प्रैक्टिस सेशन डालती हूँ, उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट का। प्लीज़ आप लोग ज़रूर उसे सॉल्व कर लीजिए, हेल्प आप लोगों को ही होगी एग्ज़ाम में। जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप लोगों को लगेगा यहाँ पर बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने कराए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पा रखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर गल कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना। तो हम इसमें पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर पहला क्वेश्चन हमारी वही 3-4 लाइनों के अंदर ही होता है। हमें जो हमारा पद्य होता है इसमें हमें कोई भी आंसर अपनी मर्जी से या हमें जो सही लग रहा है वो नहीं देना है, हमें पैराग्राफ को पढ़कर ही उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? यानी कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? पहला ऑप्शन हमारा, किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? देखिए, जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर गल कर मर कर, यानी किसान क्या कर रहा है? तप रहा है, गल रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है, अथक परिश्रम कर रहा है। किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय है। अब इसमें हमारा अपने तन की खाद मिलाकर, अपने तन की खाद मिलाकर, तो ये हमारा क्या हुआ है? कीवर्ड मिल गया। जैसे यहाँ पे तन हमारा किस में दिया हुआ है? अपने तन, ये तन है हमारा, अपने तन की खाद मिलाकर तन आ गया, मिट्टी को जीवित रखता है। अब ये क्या है? मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही अंतरस्थल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है या धरती पर उस किसान की। यानी वो क्या कर रहा है? किसान हमारा अत्यधिक परिश्रम करता है, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, अपने हाथों से सिंचाई करता है, नहीं, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, ये भी नहीं, अत्यधिक परिश्रम करना, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इसमें सी ऑप्शन राइट हो गया, अत्यधिक परिश्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? अब किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? प्रकृति का आनंद लेने में। हमने जो 3-4 लाइनें पढ़ी उसमें कहीं पे भी किसान आनंद नहीं ले रहा है। मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी के साथ किसान खेल भी नहीं रहा है। मिट्टी की पहचान करने में, मिट्टी की पहचान किसानों को शुरुआत से ही होती है। अन्न साग सब्जी उगाने में किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है? अन्न साग सब्जी उगाने में, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। किसान का जीवन किस पर आधारित है? अब इसमें पूछा गया किसान का जीवन किस पर आधारित है? कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर। मिट्टी की महिमा तो नहीं गाता है किसान। स्वप्न देखने में, किसान भी स्वप्न भी नहीं देखता है। खाद बीज के संग्रहण पर। इस कविता में हमारा भाव समझना है, तो हमने भाव समझा कि कहीं पे भी वो खाद बीज का संग्रहण नहीं करता। कृषि कार्य पर, किसान का जीवन कृषि कार्य पर ही आधारित होता है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अब इसमें लयात्मक पूछा गया, यानी इसका पद्य से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें अपने ही दिमाग से अपनी ही सोचना है। अपना सपना, जैसे कुछ गाना या कोई मूवी चलती थी पहले, अपना सपना मनी मनी, यह हमारा क्या एक लय है, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट। गलमर, कुछ नहीं बनना, तप गल, गाता जीता, ये हमारे तीनों के तीनों लयात्मक नहीं है। अपना सपना ये हमारा गाने की तरह लग रहा है, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। कौन सा शब्द भिन्न है? कुछ जैसे 5 या 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 बहुत ज़्यादा 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पद्य से रिलेटेड होते हैं, वरना सब
भिन्न हो जाते हैं थोड़े बहुत। कौन सा शब्द भिन्न है? तपना, गलना, सपना, रखना। ये तीनों के तीनों हमारे समान लग रहे हैं। सपना यानी ड्रीम, या हमारा बिल्कुल ही अलग लग रहा है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। अब पेडालॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। के अनुसार मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र, मनुष्य भाषा अर्जन यंत्र, मनुष्य जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की, यानी मनुष्य जब भी जन्म लेता है, जब से जन्म लेता है उसमें भाषा का विकास होता है। या हमारा चॉम्स्की, यानी अब सीटेट का सबसे इजी क्वेश्चन है ये हमारा चॉम्स्की, भाषा अर्जन यंत्र के सिद्धांत कौन है? चॉम्स्की। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वाइगोत्स्की का है, यानी SCL शॉर्ट नेम होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी वाइगोत्स्की का। सहायता करना, ZPD। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन का सिद्धांत, यह हमारा चॉम्स्की का है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। यह हमारा वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है। नए शब्दों के अर्थ सिखाने के बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सीखना अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है। यानी नए शब्दों के अर्थ सिखाने के बजाय उन्हें संदर्भ में, संदर्भ क्या होता है? जैसे 2-4 घंटे का हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, उसी को 15-20 मिनट में सारांश जिसे कहते हैं, उसे थोड़ा सा संदर्भ उसे बोलते हैं। जैसे 15-20 मिनट में वही हम बता दें, लेकिन क्या है, मैं वो जो हम 2 घंटे सीखेंगे 15 मिनट, 2 घंटे वाला हम कम भूलेंगे, 15 मिनट वाला जल्दी भूल जाते हैं। अक्सर बच्चों को भ्रमित करता है, शब्दों की बेहतर समझ में सहायता करता है। ये संदर्भ होता है। संदर्भ रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना, यानी रटकर, तो यह हमारा निगेटिव पॉइंट है। समय की बर्बादी करता है, समय की बर्बादी भी नहीं करता है। अब जैसे बच्चे हैं जो हम 1 घंटा हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो लोग भूलेंगे नहीं। वही चीज़ हम लोग 5 मिनट पढ़ा देंगे तो बच्चा जल्दी भूल जाएगा। पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत देता है, यानी पंक्तियों के बीच बीच में से अर्थ समझने के संकेत। विस्तृत पठन, सस्वर पठन, सस्वर पठन होता है यानी सीखने और लिखने और पढ़ने के बीच का जो संबंध होता है उसे सस्वर, ये लाउडली बहुत बोलते हैं सस्वर पठन। तेज गति से पठन, यानी एक बार हम लोग, जैसे मैं कोई भी पॉइंट आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ तो उसको तेज गति से दोबारा पढ़ा दूंगी, तेज गति उसमें होगी, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णों की रूपरेखा बनाना प्रभावशाली रणनीति है। वर्णों की रूपरेखा बनाना प्रभावशाली रणनीति शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए। अब बच्चा इतनी जल्दी व्याकरणिक नियम तो नहीं सीखेगा। पठन सामग्री में व्याकरण को एकीकृत करने के लिए, प्रक्रिया लेखन के लिए। अब इसमें जैसे पूछा गया शिक्षार्थियों में शब्द संपदा यानी शब्द भंडार के संवर्धन के लिए रूपरेखा बनाना, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। अब प्रयत्न तथा त्रुटि ये हमारा किसमें? थॉर्नडाइक में, यानी थॉर्नडाइक ने कहा बच्चा पहले प्रयास करेगा फिर उसको अधिगम होगा, यानी फिर बच्चा सीखेगा। संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत यह हमारा वाइगोत्स्की का है। व्यवहारवादी कौन थे? थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सही क्रम का चयन कीजिए। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपानों के लिए सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारा? सबसे पहले हमारा मानव मंथन। सबसे पहले हम किसी चीज़ को बनाने से पहले या उसको लिखने से पहले अपने दिमाग में क्या करते हैं? मंथन करते हैं, विचार करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारा मानव मंथन को, प्रूफ पठन, फिर प्रारूपण, यानी बी हमारा किसमें नहीं? प्रूफ पठन सबसे पहले मानव मंथन करेंगे, फिर नहीं ये आ गया इसमें, जैसे प्रूफ पठन, प्रूफ रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हम रूपरेखा बनाएंगे, फिर प्रारूपण करेंगे यानी सोचेंगे,
तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, यानी CEADBF, सबसे लास्ट में अंतिम स्वरूप देना। इसमें ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिलिंग दोहराव की एक प्रमुख प्रविधि है, यानी ड्रिलिंग दोहराव की एक प्रमुख प्रविधि है। समग्र भाषा उपागम, यानी बच्चा सबसे पहले क्या करता है? प्रैक्टिस करेगा। ड्रिलिंग होता है प्रैक्टिस, दोहराव या सुनना समझना सीखना, ये सब क्या है? समग्र भाषा उपागम, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। व्याकरण अनुवाद भी 1 से 5 तक की व्याकरण तो नहीं सीखे। संप्रेषण होता है बच्चे गलत बोल रहे हैं उसे हम गलत ही बोलने दें। खेल विधि से बच्चा एक्टिविटी आएगी उसमें, लेकिन ये हमारा दोहराव, यानी बच्चा अगर कुछ गलती तो करेगा ही बच्चा, तभी तो सीखेगा। हम सब पहले गलती करते हैं बाद में ही सीखते हैं। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां कहलाती हैं, यानी बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियां कहलाती हैं। अब बच्चा गलती, शुरुआत में बच्चा गलती करता है, हम लोग उसे क्या करते हैं? डांटते नहीं, उसे सिखाएंगे। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी, यही हमारा भाषा विकास में बाधाएं या निगेटिव पॉइंट है। भाषा में प्रवाह प्राप्त करने में रुकावटें भी निगेटिव आ गया। भाषा सीखने में व्यक्ति की अयोग्यता, ए ऑप्शन राइट हो गया। पहले हम जो ऑप्शन दिए होते हैं उनमें देख लें कौन सा निगेटिव पॉइंट है। जो कीवर्ड निगेटिव होते हैं उन्हें पहले काट के ही कभी कभी हमारा आंसर मिल जाता है। भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम में शामिल है एक प्रभावकारी औजार के रूप में ड्रिल, यानी दोहराव, आदत का निर्माण या व्यवहारवाद का हिस्सा, जिज्ञासा आधारित अधिगम, व्याकरण के नियमों का अभ्यास, यानी जिज्ञासा आधारित अधिगम, रचनावादी। बच्चे को हम कुछ भी सिखाते तो उसमें क्या है? जिज्ञासा रहती है। जब बच्चों को हम कुछ नया सिखाएंगे उसमें जानने की एक जिज्ञासा, लालसा रहती है। बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान केंद्रित करती है साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर। प्राकृतिक विज्ञान पे या सामाजिक अध्ययन पे के शिक्षण पर तो नहीं होगा क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता है। वो साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का आवश्यक अवयव नहीं है, यानी कौन सा काव्य का आवश्यक अवयव नहीं? सौंदर्य, भाव, प्रवणता एवं कल्पना, लयात्मक भाषा या छंद, अलंकारों का प्रयोग, व्याकरण सम्मत भाषा रचना, यानी हर कविता में व्याकरण नहीं होता है। कुछ कविताएं ऐसी होती है जिनमें व्याकरण यानी नहीं होती है, ऐसे ही लय और सब अलंकार छंद वगैरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि विज्ञान किसी भाषा के ध्वनि प्रतिमान से संबंधित है। अशुद्ध स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। 5 स्वर है जिनमें 20 ध्वनियाँ निकलती हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 नासिक ध्वनियाँ, अंग्रेजी भाषा में 5 नासिक ध्वनियाँ नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। 5 स्वर है जिनमें 20 ध्वनियाँ निकलती हैं। हमें पता है इंग्लिश में कितने वॉवेल होते हैं? 5, A-E-I-O-U। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय शब्दावली है। अब इसमें पूछा गया निष्क्रिय शब्दावली है वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते, यानी वे शब्द जिन्हें हम सुनते भी हैं पढ़ते समय प्रयोग करते, तो ये हमारी क्या एक निष्क्रिय है। जैसे वे शब्द जिन्हें हम बहुधा दूसरों के साथ प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम दूसरों के साथ प्रयोग करेंगे तो बहुधा ये हमारा क्या एक सक्रिय है। वे शब्द जिन्हें हम लिखते समय प्रयोग करते हैं ये सब हमारे सक्रिय हैं, यानी लिखते समय प्रयोग करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम बोलते समय प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारा निष्क्रिय कौन है? वे शब्द जिन्हें हम सुनते तथा पढ़ते समय प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो यह हमारा कैसी शब्दावली? निष्क्रिय है। बाकी ये तीनों के तीनों हमारे सक्रिय शब्दावली हैं। आज की मेरे 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।